डियोक्सियस अपने स्पीड का यूज करके पिकाचू के वोल्ट टैकल को डॉज करता है और पिकाचू को चकमा देता है, जिससे पिकाचू स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक कहता है ऐश को याद करना होगा कि पिछली बार उसने डियोक्सियस को कैसे डिफीट किया था। इतने में ही प्रोफेसर ओक अपने म्यू को ट्रांसफॉर्म यूज करके 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स में बदलने का ऑर्डर देते हैं, जो कि नेक्रोजमा और क्यूरेम थे। वहीं पर लियोन अपने क्रायोथॉन को आइस ब्लास्ट अटैक यूज करने के लिए कहता है, जो कि एक एट्रो रीजन का अटैक था। ये बिल्कुल एक आइस बॉम्ब की तरह था जो कि पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है पिकाचू अभी आयरन टेल का इस्तेमाल करो और इस आइस बॉम्ब को डियोक्सियस की तरफ फेंक दो। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और डियोक्सियस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके चलते आइस ब्लास्ट बिल्कुल उसके सामने गिरता है और एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे डियोक्सियस को डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है बहुत बढ़िया पिकाचू, चलो 1-2 पोकेमॉन्स को और डिफीट करते हैं, अभी जायंट इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जी मूव के बाद ऐश पिकाचू को अपना एक और स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने के लिए कह रहा था, पर इस बार लियोन, प्रोफेसर ओक और ब्रैंडन रेडी होते हैं ताकि पिछले बार की तरह इस बार उनके पोकेमॉन्स डिफीट ना हो। पिकाचू एक बहुत ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ओक क्यूरेम और नेक्रोजमा को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने का ऑर्डर देते हैं, यानी कि नेक्रोजमा का फोटोन गीजर और क्यूरेम का आइस बीम अटैक। वहीं पर डियोक्सियस यूज करता है साइको बूस्ट का, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक था। क्रायोथॉन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था, बट वो यूज करता है स्टील बीम का। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल को क्रिएट कर लेता है और इतने में ही बाकी सारे पोकेमॉन्स भी अपने अपने अटैक को डिफेंस के लिए अनलीश कर देते हैं। पिकाचू भी अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल फायर कर देता है। ये बैटल देखने लायक होगी कि कौन सा पोकेमॉन जीतता है। क्या प्रोफेसर ओक, लियोन और ब्रैंडन एक साथ मिलकर इस जायंट इलेक्ट्रो बॉल को रोक पाएंगे या फिर पिकाचू कम से कम एक पोकेमॉन को डिफीट करने में सफल हो जाएगा? यह हमें कुछ ही टाइम में पता चलने वाला था। सारे ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं, पर देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रो बॉल का कोई भी मुकाबला नहीं था। पर सब लोग एक चीज नोटिस करना भूल गए थे, सभी पोकेमॉन ने अटैक नहीं किया था, बल्कि नेक्रोजमा अभी बाकी था। वो फोटोन गीजर को चार्ज कर रहा होता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं नेक्रोजमा तुम्हें जल्दी करना होगा, इलेक्ट्रो बॉल धीरे धीरे हमारी तरफ पहुंच रहा है। फाइनली नेक्रोजमा ने पूरी पावर इकट्ठा कर ली थी और वो फोटोन गीजर अनलीश कर देता है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। सरप्राइजिंगली यह अटैक इलेक्ट्रो बॉल से टकराता नहीं है, बल्कि उसको बीच में से चीरते हुए पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जो कि अनबिलीवेबल था और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं पर दूसरी तरफ इलेक्ट्रो बॉल सारे पोकेमॉन्स के ऊपर लग जाता है, जिससे और भी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और दोबारा से पूरे के पूरे बैटलफील्ड में स्मोक फैल चुका था। अब रिजल्ट जानने के लिए सभी को इस धुएं का हटने का वेट करना था। धीरे धीरे करके पूरा स्मोक क्लियर होता है और देखने को मिलता है कि सामने की तरफ सारे के सारे पोकेमॉन काफी इंजर्ड हो चुके थे, पर कोई भी पोकेमॉन जमीन पर नहीं गिरा था। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश का पिकाचू हेवीली इंजर्ड लग रहा था। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? इतने में ही पिकाचू की आंखें बंद हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, यानी कि पिकाचू आगे फाइट नहीं कर सकता था। ऐश भागते हुए पिकाचू की तरफ जाता है और कहता है दोस्त क्या तुम ठीक हो? पिकाचू अपनी आंखें थोड़ी सी खोलता है और एक स्माइल लेता है, यानी कि वो इंजर्ड तो हो गया था बट ठीक था। रेफरी कहता है ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन यानी कि पिकाचू आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि अब ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा हुआ है एंड उसके पास कोई फेनोमेना भी बाकी नहीं है। वहीं पर लियोन, प्रोफेसर ओक और ब्रैंडन के पास अभी टोटल 4 पोकेमॉन्स हैं, क्योंकि ब्रैंडन ने अभी तक अपने सेकंड पोकेमॉन को बाहर नहीं निकाला है। सहीना कहती है ये तो हमारे लिए बैड न्यूज है, क्योंकि देखा जाए तो अगर ऐश को ये बैटल जीतना है तो एक पोकेमॉन को 3 पोकेमॉन को डिफीट करना था, पर पिकाचू 2 ही पोकेमॉन्स को डिफीट कर पाया है। वो थर्ड पोकेमॉन को डिफीट करके नहीं गया। ब्रॉक कहता है मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, पोकेमॉन को डिफीट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि पिकाचू ने बैटल में क्या इम्पैक्ट दिया है और क्या हुपा के लिए वो काम आसान करके गया है। सहीना कहती है ब्रॉक मुझे समझ में नहीं आया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 3 पोकेमॉन है जो कि स्पेस में रहने के लिए जाने जाते हैं। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो तीनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। डियोक्सियस ने पहले से ही पिकाचू का सुपर स्ट्रॉन्ग जी मूव सहा था और अब उसके ऊपर जायंट इलेक्ट्रो बॉल भी लग गया, यानी कि अब वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला है। डियोक्सियस का डिफेंस पहले से ही काफी कम हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। हुपा इसको इजीली डिफीट कर सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ पिकाचू ने क्रायोथॉन, नेक्रोजमा और क्यूरेम सभी को ठीक ठाक डैमेज दे दिया है, यानी कि कुल मिलाकर पिकाचू ने ऑलमोस्ट 3 पोकेमॉन को डिफीट किया है। तुम ऐसा मान सकते हो। मिस्टी और सहीना ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं, वो सही कह रहा था। अब सभी लोग वेट कर रहे होते हैं ऐश के सेकंड पोकेमॉन का। ऐश पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम इन सारे पोकेमॉन्स को अकेले हैंडल कर सकते हो और तुमने ये पहले करके भी दिखाया है। हुपा बाहर आ जाओ। हुपा बैटलफील्ड में आ जाता है, बट अभी के लिए वो अपने कन्फाइंड फॉर्म में था, जिसमें वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। पर तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को पता था कि आगे ऐश क्या करने वाला है। ऐश अपने बैग से प्रिजन बॉटल बाहर निकालता है और कहता है हुपा टाइम आ चुका है तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाने का।
और दिखाने का कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कैसा लगता है। अभी अपने अनबाउंड फॉर्म में चले जाओ। हूपा प्रिजन बॉल को होल्ड करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है हूपा अनबाउंड में, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी भी पोकेमॉन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था और अब हूपा को डिफीट करना काफी मुश्किल होने वाला था। अनाउंसर कहता है बेशक हूपा को डिफीट करना इतना आसान नहीं है, पर सामने भी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं, जिनके एक साथ 4 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन सामने खड़े हुए हैं। ये हूपा के लिए काफी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। अभी फाइट को शुरू कर दिया जाए। फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले प्रोफेसर ओक अपने नेक्रोजमा को शैडो क्लॉ यूज करने के लिए कहते हैं। वहीं पर अपने क्यूरेम को आइस बीम अटैक यूज करने का ऑर्डर देते हैं। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चांस है। हूपा अभी आइस बीम के सामने एक रिंग क्रिएट करो, वहीं पर दूसरी रिंग बिल्कुल नेक्रोजमा के सामने बनाओ। हूपा बिल्कुल ऐसा ही करता है। पहले रिंग के अंदर क्यूरेम का आइस बीम अटैक चले जाता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। पर प्रोफेसर ओक भी ऐश को काफी करीब से जानते थे और उनको पता था कि ऐश कौन से स्ट्रेटजी का यूज करने वाला है। वो कहते हैं नेक्रोजमा अभी उस रिंग के सामने से हट जाओ। नेक्रोजमा बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड कुछ ही टाइम बाद उस रिंग से आइस बीम बाहर आती है, यानी कि नेक्रोजमा इस रिंग के सामने ही रहता। तो क्यूरेम की आइस बीम हूपा के बजाय नेक्रोजमा के ऊपर लग जाती, जिससे नेक्रोजमा जम जाता, उसको डैमेज भी पड़ता और वो शैडो क्लॉ का भी यूज नहीं कर पाता। ये ऐश का एक मास्टरमाइंड मूव था, पर प्रोफेसर ओक ने भी इसको समझदारी से काउंटर किया। अब नेक्रोजमा हूपा के पास पहुंच जाता है और शैडो क्लॉ इस्तेमाल कर देता है, जिससे हूपा अनबाउंड को डैमेज पड़ता है। वहीं पर ब्रैंडन अपने डियोक्सस को साइकिक अटैक इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। यह अटैक हूपा के ऊपर लगता तो है पर काम नहीं करता, क्योंकि हूपा साइकिक टाइप से इम्यून है। ब्रैंडन कहता है ओह हाँ, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। अब लियोन अपने क्रायोथॉन को कहता है कि स्टील बीम अटैक यूज करो। यह अटैक हूपा की तरफ बढ़ता है, बट ऐश दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी का यूज करता है। वो कहता है कि हूपा स्टील बीम के सामने एक रिंग ओपन करो, वहीं पर दूसरी रिंग समन करो नेक्रोजमा के सामने। हूपा बिल्कुल ऐसे करता है, जिससे स्टील बीम अटैक रिंग के अंदर चले जाता है, बट प्रोफेसर ओक इस बार भी रेडी थे। वो कहते हैं कि नेक्रोजमा अभी रिंग के सामने से हट जाओ। नेक्रोजमा बिल्कुल ऐसे ही करता है और स्टील बीम नेक्रोजमा के ऊपर ना लगकर स्टेडियम के वॉल से टकराता है, जिससे स्टेडियम के वॉल पर काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐश बोलता है हूपा काफी वार्म अप हो गया है, शायद अब हमें अपनी रियल पावर दिखा देनी चाहिए। अभी हाइपर स्पेस फ्यूरी का इस्तेमाल करो। हूपा एक स्माइल देता है और एक काफी बड़े रिंग को समन करता है।